हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्ज़ाम को कैसे क्रैक कर सकते हैं अगर हम फिज़िक्स से एमएससी करना चाहते हैं। देखिए, ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो बच्चे फिज़िक्स से एमएससी करना चाहते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में बताऊँगा जो आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए, जिसकी मदद से ही आप एंट्रेंस एग्ज़ाम अपना क्लियर कर पाएंगे। तो उसके अलावा मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊँगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि एग्ज़ाम टाइम में ही बच्चे हड़बड़ा देते हैं और जो आता हुआ होता है वो वाला क्वेश्चन सब गलत कराते हैं और नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में फिर उनका सिलेक्शन रह जाता है। तो ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिपेयर फिजिक्स। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सबसे पहले जो पेपर का नाम लिखा है वो यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकल फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स में काफ़ी पेपर्स होते हैं, आपको भी मालूम होगा, आपने अपने बीएससी में काफ़ी पेपर्स पढ़े होंगे। उसी में से कुछ पेपर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं जो लगभग हर यूनिवर्सिटीज़ पूछती है, उससे कुछ ना कुछ उसका वेटेज जो है अच्छा खासा रहता है। अब जैसे कि आप ये उदाहरण का नाम पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है मैथमेटिकल फिजिक्स पेपर। ये पेपर से आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एग्जाम में। अब ये आपका पेपर इतना इम्पोर्टेंट है तो इसके लिए आपको सबसे सिंपल बुक अगर आप देखेंगे जो काफ़ी पॉपुलर भी है, अगर ये आप देखें तो ये है एच के दास, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देखिए, ये एक इंडियन ऑथर बुक है और ये काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है। इसमें आपको क्वेश्चंस दिए हैं और उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो स्टेप बाय स्टेप दिए हैं और इजी मैनर में दिए हैं ताकि इंडियन जो बच्चे हैं वो अच्छे से समझ सकें। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम इस वाली किताब को देखें जिसका नाम है अर्फेन वेबर एंड हैरिस, ये काफ़ी पॉपुलर बुक है, इंडियन ही नहीं इंटरनेशनल में काफ़ी जगह चलती है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो करती हैं। और इस किताब की सबसे यूनिक बात अगर आप देखें तो यही होगी कि इसमें आप ये पहली किताब है जिसमें मैंने ये भी एक चीज़ नोटिस करी कि आपको एक एक मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है उसमें आपको ये बताएंगे कि इसका यूज़ क्या है फिजिक्स में। आपने कई किताबें देखी होंगी मैथ की जिसमें आपको क्वेश्चन दिया रहता है और उसका सॉल्यूशन दे दिया रहता है और आपको आंसर निकाल के दे देते हैं, लेकिन इस किताब में आपको ये भी बताया गया है अच्छे से कि आपका जो चैप्टर है, जो भी आपका मैथमेटिकल टूल्स है वो फिजिक्स में क्या रोल प्ले कर रहा है, उसका क्या फिजिकल मीनिंग निकल रहा है, उसका क्या एप्लीकेशन हो सकती है और आगे जाकर के वो पूरा आपको इसमें अर्फेन वेबर एंड हैरिस में अच्छे से समझना। इसीलिए ये वाली किताब काफ़ी स्टैंडर्ड और थोड़ा सा हाई लेवल मानी जाती है। तो मुझे नहीं लगता कि आप शायद टाइम इतना बचा है कि आप इसको देख पाएंगे, तो बेहतर यही रहेगा आपके लिए कि आप एच के दास को ही देखें। ये आपकी किताब काफ़ी स्टैंडर्ड है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज इसको फॉलो भी करती है और ज़्यादातर आपको एंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो जो आपको सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो आपको एच के दास फॉर्मूले से हो जाएंगे। इसमें थ्योरी भी अच्छे से समझाई गई है। उसके बाद अब बात करें दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं पर्सनली आपको बताऊँ तो बीएचयू का लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम था 40 to 45% आराम से कम नहीं तो यही वाला पोर्शन आपको पूरा देगा। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बुक है वो है आर्थर वाइचर। ये इतनी इम्पोर्टेंट बुक है कि इससे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे थे। जो आपका ऑनलाइन मोड में आपका जो इंडियन आपका एग्जाम कराया था बीएचयू ने, डायरेक्ट क्वेश्चन इस हिसाब से आपको पीछे जो दिए रहते हैं वो फंस गए थे। यहाँ तक कि जो थ्योरी है उसके बीच बीच में से भी एमसीक्यू आपके फंसे थे इसमें। तो ये वाली किताब आपके लिए आर्थर वाइचर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अगर आप एमएससी आप काफ़ी सीरियस एस्पिरेंट हैं, आप एमएससी करना चाहते हैं, तो ये एच के दास हो गई, वाइचर हो गई, ये दो किताब तो ऐसी है कि मतलब आपके पास होनी ही चाहिए। अब अगर आर्थर वाइचर की मैं बात करूँ तो इसमें सिर्फ मॉडर्न फिजिक्स के अंदर आपको मैं अगर चैप्टर्स बताऊँ थोड़े से, तो इसमें आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का भी पोर्शन थोड़ा कवर मिल जाएगा जो मेन आपका पोर्शन होता है। आपके सेमीकंडक्टर्स आपको मिल जाएंगे, न्यूक्लियर भी इसमें काफ़ी अच्छे से कवर की गई है। इसके अलावा में क्वांटम मैकेनिक्स के प्रिंसिपल्स भी आपको दिए गए हैं, कम से कम उतने तो पूरे दिए गए हैं जितना आपका पीजी एंट्रेंस लेवल पे आपको पूछे जाते हैं। उससे आगे के क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि ज़्यादा हाई लेवल के आपको इसमें पूछे जाएंगे। दूसरी किताब इसमें लिखी हुई है मुर्गी-सान। ये आपकी एस चांद द्वारा पब्लिकेशन है। ये काफ़ी लेंथी बुक है, काफ़ी हैवी वेट है इसका, काफ़ी मोटी बुक है। इसको आप नहीं पढ़ें तो देखिए बेहतर, क्योंकि आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा बचा नहीं है। ये भी
भी अच्छी किताब है, काफ़ी चलती है, लेकिन ये आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। तो आप सीधे आर्थर वाइजर को ही पढ़िएगा, इसमें आपकी ज़्यादातर चीज़ें सब कवर्ड हो जाएंगी और कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो सोर्सेज आप थोड़े जितने कम रखेंगे, जितने अच्छे रखेंगे उतना अच्छा हो जाएगा। तो ये तो आप किताब को होनी चाहिए इसमें, HK दास और आर्थर वाइजर। और ये दो पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैथमेटिकल फिजिक्स की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी इन दो पेपरों के अच्छे वेटेज हैं, क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे। किसी भी आप चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दें, चाहे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम देखते हैं जैसे कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। इसमें से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म में। एक भी क्वेश्चन जो है अक्सर बच्चे जो है गड़बड़ा देते हैं। एक भी क्वेश्चन कई बार तो ऐसा होता है कि एक भी सॉल्व नहीं कर पाते, जबकि कई बार क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन तो रहते हैं खैर कॉन्सेप्ट बेस पे वो इतने आसानी से नहीं लग पाते, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं जो आसानी से अगर आप थोड़े से फॉर्मूले अगर आपको याद हो, एक जगह आपके पास लिखे हो तो आप आसानी से कर सकते हैं इसको। इसकी अगर बेसिक बुक्स की बात करें तो जो आपकी बेसिक बुक रहेगी वो आपकी सत्य प्रकाश रहेगी, काफ़ी अच्छी बुक है। काफ़ी बच्चे इसको फॉलो करते हैं एक्चुअली में, और बच्चों ने ही मुझे भी रिकमेंड की थी कि आप इसको ही फॉलो कीजिए, यही एक सेंट्रल बुक है। क्योंकि मैं लेके आ गया था इसको टीचर ग्रिफिथ को। ये आपकी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड बुक है। कई बार इसकी जो लैंग्वेज है आपको वो समझ में भी नहीं आती है, थ्योरी भी थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में दी गई है। आपको अगर ज़्यादा कंपेयर करें तो इंडियन ऑथर्स में इंडियन ओरिजिन जो बुक्स होती है थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आपको सत्य प्रकाश आपने अगर पढ़ लिया तो आपको ग्रिफिथ तो समझ में आ ही जाएगी, ये मेरा वादा है। तो आप सबसे पहले सत्य प्रकाश को फॉलो कीजिए, और इसमें न्यूमेरिकल्स भी अच्छे अच्छे दिए गए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं, सॉल्व उसको भी कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको कुछ और इसके अलावा न्यूमेरिकल्स लगाने हैं तो आप बिना इधर उधर भटके केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा कि वो आप कहाँ से कैसे क्या कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पेपर की अगर मैं वेटेज की बात करूँ, देखिए ये पेपर ऐसा है कि आप कोई भी मतलब यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देंगे आराम से आपको कम से कम नहीं तो 10 से 15 क्वेश्चन इससे मिलेंगे, और ज़्यादातर सबके सब न्यूमेरिकल ही। देखिए आप भूल जाइए कि आपको कोई 12th स्टैंडर्ड की तरह से आपको कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, नहीं, आपको बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस पर दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पे होंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपका इस पर कितनी अच्छी कमांड है। कोशिश ये कीजिएगा कि कम से कम नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन है वो तो आप करके ही आए पूरा। इसके बाद हम अगले पेपर की बात करते हैं ऑप्टिक्स। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पेपर है। इसकी जो सबसे बेहतरीन किताब है वो है अजय घटक। ये हर बच्चा इसको इस्तेमाल करता है, हर टीचर के द्वारा इसको फॉलो किया जाता है। लगभग हर यूनिवर्सिटी में इसी को रेफरेंस बुक फॉलो किया जाता है। इसमें लगभग आपके सारे चैप्टर्स कवर होते हैं ऑप्टिक्स के, और न केवल ऑप्टिक्स चैप्टर के बल्कि इसमें आपको कई आगे आपको आखिरी में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के भी कुछ जो है चैप्टर जो है वो सॉल्व दिए गए हैं, लेकिन वो आपके कोर्स के नहीं है, वो MSc के सिलेबस के हैं। आप उसको बिल्कुल स्किप कीजिए। अगर आप उसको पढ़ने बैठेंगे आप अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट करेंगे। आप अपना सिलेबस देखिए, जो आपके सिलेबस में ऑप्टिक्स का जो कोर्स है, जो टॉपिक्स हैं उनको मार्क कीजिए, और केवल वही टॉपिक्स आप अजय घटक से पढ़िए। उसके अलावा में अगर आप इधर जाएंगे तो आप भटक जाएंगे और फिर आप क्रैक नहीं कर पाएंगे पेपर जो आप कहना चाहते हैं। आपको नॉलेज मिलेगी वो बात सच है, लेकिन आप कम समय में जो आपको एंट्रेंस आपको क्लियर करना है और आपको मतलब रैंक लानी है पहली लिस्ट में, जिससे आप जल्दी से काउंसलिंग करा करके अपनी MSc की पढ़ाई शुरू कर सकें। कईयों ने तो अभी से मतलब आगे का अपने चेस्ट वगैरह का भी और नेट और गेट और अपना रिसर्च का भी मतलब कुल मिला के सोच के रखा होगा, तो वो अभी टाइम आपको मिलेगा काफ़ी। अभी आपको केवल वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, और एंट्रेंस एग्जाम में आपके केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, सेलेक्टेड चैप्टर्स, तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। केवल अपना सिलेबस देखिए, चैप्टर्स मार्क कीजिए और उनको पढ़िए। इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसमें और कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से। बाकी इसमें मैक्सिमम आपको न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन मिलेंगे। 2-4 आपको हो सकता है कि आपसे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कुछ डाल दें, ताकि आपको इसमें भी न्यूमेरिकल मिलेंगे। खासतौर से पर डिफ्रैक्शन और इंटरैक्शन में जो स्टेट वाले जो क्वेश्चन होते हैं। इसमें दूसरी जो बुक है स्टैंडर्ड जो है वो है आपकी सत्य प्रकाश।
ये काफ़ी इजी बुक है। अगर आपको अजय घटक नहीं लेनी है या महंगी है या आपको उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है तो आप बेझिझक इस सत्यप्रकाश बुक को फॉलो कर सकते हैं। बेसिक बुक है, थ्योरी काफ़ी इजी लैंग्वेज में लिखी है, यूजर वर्जन है, और आपको जो इसमें न्यूमेरिकल्स जो इसमें सॉल्व किए गए हैं वो एकदम सिंपल मैनर में है, डायग्राम से रिप्रेजेंटेड है, वेल इलस्ट्रेटेड है, और आपके जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो पूछे जाते हैं एग्जाम के पेपर्स में उसको लेकर के इसमें इन्होंने कंपाइल किया है। तो आप इसको भी बेझिझक ले सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। याद रखिएगा दोनों बुक लेकर मत बैठ जाइएगा, कोई एक ही लीजिएगा, टाइम कम है आपके पास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। देखिए इसका पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, मुश्किल से आपको 6 या 7 क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें आप ऐसा ना हो कि आप अपना पूरा टाइम इसमें अपना गुजार दें, वो बिल्कुल बेवकूफ़ी होगी। केवल आप अपना सिलेक्टेड टॉपिक्स को देखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी आप अगर स्किप कर देंगे तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसकी अगर स्टैंडर्ड बुक्स की बात करें तो सबसे बेसिक बुक जो चलती है आपकी यूनिवर्सिटी में वो है गर्ल कंसल्टेंट कोर्स। मुझे लगता है यही एक बुक काफ़ी है, क्योंकि इसका वेटेज ही कम है, तो आपको इसमें और ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मान लीजिए कोई दिक्कत होती है कहीं पर भी, इसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है या कोई क्वेश्चन लगाने हैं अगर आपको, तो आप सत्यप्रकाश पर भी जा सकते हैं, वो भी एक बुक है। लेकिन आप गर्ल कंसल्टेंट कोर्स को ही करिएगा, ये ज़्यादा पॉपुलर है, क्वेश्चन इसी से डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, और सेमेस्टर में भी यहाँ तक कि इसी से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप गर्ल कंसल्टेंट कोर्स को रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक बुक है और रीफ करके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। ज़्यादातर जो इंडियन है और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसी को फॉलो करती है कई जगहों पर, लेकिन आप इसको अभी पढ़ नहीं पाएंगे तो आप इसको ले लीजिए। केवल आप अपनी एक ही बुक लेकर चलिएगा, गर्ल कंसल्टेंट कोर्स, और रीफ में जो क्वेश्चन देते हैं वो थोड़े से हाई लेवल के हैं, तो वो आपको उतना बेनिफिट नहीं करता। गर्ल कंसल्टेंट कोर्स आपका ग्रेजुएट लेवल तक की है, ग्रेजुएट स्टैंडर्ड है। लैंग्वेज में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप जरूर सत्यप्रकाश से लीजिएगा, वरना तो वन बुक जो है आपकी काफ़ी है। गर्ल कंसल्टेंट कोर्स सिंगल बुक रखिएगा इसको, इसका वेटेज ज़्यादा नहीं है। बात करते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में आपकी सबसे जो बेसिक बुक चलती है वो है स्टीम, और जो बच्चे ज़्यादा सबसे यूज़ करते हैं वो है जेसी उपाध्याय। जेसी उपाध्याय सबसे अच्छी बुक है, हिमालय पब्लिकेशन की है, इसमें आपको लगभग सारे टॉपिक्स कवर्ड हो जाएंगे, प्रॉपर डेरिवेशन है और स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन दिए हैं, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा इधर से उधर। काफ़ी अच्छी मात्रा में इसमें क्वेश्चन भी सॉल्व दिए हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें दिए हैं, आखिर में आपको लगाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, खासतौर से ऐसे पी एंड एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे आपसे बहुत ज़्यादा हाई लेवल जो है एमसीक्यूज नहीं पूछे जाएंगे आपसे, तो जेसी उपाध्याय का आप ले सकते हैं। और अगर मैं इसकी वेटेज की बात करूँ इस पेपर की क्लासिकल मैकेनिक्स की, तो देखिए कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो तो इसको पूछती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे ये है ही नहीं सेमेस्टर में ग्रेजुएशन। तो आप ये देखिएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं सबसे पहले। उसमें आप ये देखिएगा कि उनका सिलेबस जो है, उनका जो सिलेबस है उसमें मतलब ये पेपर है कि नहीं, और अगर है तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर टॉपिक्स हैं भी अगर उसमें, अगर जैसे मान लीजिए कि अगर ये क्लासिकल मैकेनिक्स पेपर चलता भी है कुछ यूनिवर्सिटी का दे रहे हैं और आप इंटरेस्टेड हैं कि मतलब उसी में मेरा हो जाए यूनिवर्सिटी में, तो भी मैं आपको बता दूँ कि इससे बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं है। हार्डली आपको 5 to 6 क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत ज़्यादा होगा तो 8 से 10 मिल जाएंगे, इससे ज़्यादा आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो इसमें आप थोड़ा ही टाइम दीजिएगा, ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। और अगर बुक की बात करें तो जेसी उपाध्याय ले लीजिए, गोल्ड स्टील थोड़ा सा हाई लेवल बुक है, आप उसको अभी स्किप कर सकते हैं। जेसी उपाध्याय आपको आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, सब कुछ एकदम ईजी लैंग्वेज में दिया, स्टेप बाय स्टेप दिया, काफ़ी सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स और एमसीक्यूज तो काफ़ी सारे। आप वही एमसीक्यूज अगर लगा चल जाएंगे तो मुझे लगता है कम से कम 2 या 1 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू ऐसे ही बन जाएंगे। तो अब बात करते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। देखिए ये पेपर काफ़ी लेंथी है और इसको आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम है। इसमें अगर मैं आपसे बुक्स की बात करूं तो ये है आपकी पूरी एंड बब्बल। ये आपकी काफ़ी छोटी सी बुक है, इजी बुक है और आपके इस लेवल के लिए काफ़ी है।
बात अगर आप करेंगे चार्ल्स केटल की, तो ये ज़्यादा अच्छी बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, हर यूनिवर्सिटी इसी को फॉलो करती है, इसी में सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एंट्रेंस एग्जाम में मुश्किल ही है कि पूछे जाए। दूसरी बात, इसमें जो डेरिवेशंस हैं उसमें कुछ थोड़ी सी स्टेप्स भी गायब हैं, तो आपको वो अगर आपका लेवल है उतना तो आप उतना खुद ही समझ के आपको सॉल्व करना, उसमें थोड़ा ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपको सिर्फ पीजी एंट्रेंस एग्जाम के लिए बात करनी है, आप फिजिक्स में आपको दाखिला लेना है एमएससी में, तो आप आराम से पूरे प्रॉपर ले लीजिए और केवल उसी को थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए। और ख़ास तौर से स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर, ये 3 चैप्टर आप जरूर लगा के जाइएगा। और उसके अलावा में 4th चैप्टर, बाकी के आप छोड़ सकते हैं, वो उतने नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बात अगर इनके हम वेटेज की करें, तो अगर हम इसके वेटेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी नहीं पूछे जाते, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से भी नहीं पूछे जाते। मुश्किल से आपको 2 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे इसमें से, तो वो आप अपना आराम से केवल पहले 2 चैप्टर को ही पढ़ के अपना क्लियर कर सकते हैं। पहले 2 चैप्टर इसके पूरी और पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन 2 को आप स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये पोर्शन ऐसा है जिसमें से कम पूछे जाते हैं। ज़्यादा चांसेस यही है कि इसमें से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे जो सीधे आप अपना देख के अपना टिक कर सकते हैं ऑनलाइन में। तो पूरी और पेपर आप ले लीजिए और इसी को आप अपने एक बार में पढ़ लीजिए। बात करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स को आप स्किप ही कर दीजिए, क्योंकि इसमें केवल न्यूमेरिकल आते हैं और न्यूमेरिकल भी केवल 2 या 3 टाइप के आते हैं, वो भी केवल 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। केवल कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो शायद थोड़ा ज़्यादा पूछ लें, बाकी आपको जो मेन है वो आपको केवल 2 या 4 क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी आपको मैं बता दूँ, अभी रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी टॉपिक जो है, उसी पे आपको ज़्यादातर क्वेश्चन मिल जाएंगे बस। उसके अलावा मैं आपको इसमें से और कोई टॉपिक्स नहीं आने वाला एमसीक्यू में, तो इसमें आप बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। पेपर बहुत अच्छा है, मन भी बहुत करता है इसको पढ़ने का, लेकिन फ़ायदा ही नहीं है जब इसमें कोई पूछा ही नहीं जाता है ज़्यादा। और अगर हम इसमें किताब की बात करें तो इसमें जो काफ़ी पॉपुलर बुक है वो है एस.एन. घोषाल, पब्लिकेशन की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो बात अगर आप स्टैंडर्ड बुक की करें तो ये है के.एस. क्रेन। देखिए, के.एस. क्रेन हर कोई नहीं समझ सकता। पहली बात, आपको स्टार्टिंग जो है एस.एन. घोषाल से ही करनी पड़ेगी, आपके पास और कोई चॉइस नहीं है। के.एस. क्रेन जो है, पहली बात तो वो 4, 4.5, 5,000 की बुक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको परचेज करते हैं कि नहीं करते हैं परचेज। और अगर आपको उसको पढ़ना है तो आप उसको बेहतर होगा कि आप फोटो कॉपी करवा लीजिएगा और उसको बाइंडिंग करा लीजिएगा, वो आपको फिर भी कम प्राइस में मिल जाएगा अगर आप पढ़ते हैं। बाकी अगर आप केवल अपने एंट्रेंस पर फोकस कर रहे हैं, आप केवल एस.एन. घोषाल के साथ जाइए और पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल रेडियो एक्टिविटी के फॉर्मूले देख लीजिए बस, उसी से आपका न्यूमेरिकल काम हो जाएगा और बस वही पूछा जाता है। तो बात करें अब इलेक्ट्रॉनिक्स की। इलेक्ट्रॉनिक्स से देखिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की, तो आपने भी पेपर्स देखे होंगे, लॉजिक गेट वगैरह से बहुत क्वेश्चन आते हैं। कम से कम नहीं तो 10 क्वेश्चन तो कम से कम आपको लॉजिक गेट वगैरह से और इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर से आपको आराम से मिल जाएंगे। तो अब बात करें इसकी कौन सी बेहतर बुक है, तो देखिए जो नॉर्मल बुक जो चलती है, जो हर बच्चा इस्तेमाल करता है, वो है बीके मेहता। सब यही कहते हैं कि ये बीके मेहता जो है बाइबल है इसके लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अगर आपको एकदम स्टैंडर्ड बुक की बात करनी है तो आप वॉल स्ट्रीट के ऊपर भी जा सकते हैं। ये काफ़ी पॉपुलर बुक है इंजीनियरिंग जो कोर्स करते हैं, लेकिन ये एमएससी में भी आपको इस्तेमाल इसकी ज़रूरत बहुत पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन के हिसाब से अगर मैं आपसे बात करूँ तो आप बिल्कुल बीके मेहता के साथ जा सकते हैं और यही आपके लिए सफिशिएंट। और इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन को आप अच्छे से कवर कीजिएगा, इसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है। कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ कुछ ज़्यादा पूछ लेती है, कभी कभी यूनिवर्सिटीज़ कुछ आपसे कम भी पूछती है, लेकिन एक एवरेज आप निकालेंगे तो इससे आपको कम से कम 8 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन मिलते ही हैं। और लॉजिक गेट वगैरह को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कई बार तो छोटे छोटे ही आपसे पूछ लेते हैं कि वो आपका
यूनिवर्सिटीज़ और कुछ बिल्कुल ही नहीं पूछती, क्योंकि ये बात दरअसल ये है इस पेपर में कि ये पेपर कुछ लोग अपने सिलेबस में जो है काफ़ी शॉर्ट में रखते हैं और कुछ लोग अपने सिलेबस में काफ़ी लेंथी रखते हैं, पूरा पेपर इसको डिनोट कर देते हैं। काफ़ी यूनिट्स होती हैं, उसमें काफ़ी कुछ मैटर होता है, काफ़ी टॉपिक्स होते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप पहले अपना सिलेबस देखिए या आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं आप उसको सिलेबस देखिए और फिर उस हिसाब से आप इस पेपर को जो है अपनी तैयारी कीजिएगा। अगर आप इसकी बुक की बात करें तो आप सबसे जो बेहतर बुक जो चलती है वो रेसनिक चलती है, रॉबर्ट रेसनिक सर की, काफ़ी इजी लैंग्वेज में दिया है। उससे भी बेहतर मैं अगर आपको एक रेफरेंस बताऊँ तो आप ये देखिए मैंने लिखा है रेफर टू बाइजर। देखिए मैंने आपको ये स्टार्टिंग में बताया होगा मॉडर्न फिजिक्स की बुक बाय आर्थर बाइजर। इसमें आपका ये वाला पोर्शन भी कवर्ड है और यकीन मानिए जितना आर्थर बाइजर में कवर्ड है रिलेटिविटी, उससे बाहर आपको कोई भी यूनिवर्सिटी का अगर आप टारगेट कर रहे हो तो वो पूछेगा ही नहीं। आर्थर बाइजर में पहला ही चैप्टर ये है रिलेटिविटी और काफ़ी शॉर्ट में आपको मात्र 20 पन्नों में आपको जो है कवर्ड हो जाएगा वही चैप्टर। और इसको आप ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है और काफ़ी यूजफुल चैप्टर भी है आपके आगे भविष्य के। हाँ, बात अगर इसकी वेटेज की करें तो वेटेज देखिए इस पर डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे भी जाते होंगे तो मात्र 5-6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा आपका इसमें से नहीं पूछा जाएगा। जो आपको फिर आप फोकस करना है पेपर्स पे तो वो मैं आपको एक बार समरी के रूप में रिवाइज करा दूँ। सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको मैथमेटिकल फिजिक्स, फिर आपको फोकस करना है मॉडर्न फिजिक्स, फिर आपको फोकस करना है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, फिर आपको फोकस करना है फिजिक्स पर और फिर आपको फोकस करना है ये इलेक्ट्रॉनिक्स पर। ये 5-6 पेपरों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इन्हीं में मेरिट बनती है, मेरिट गिरती है। सबसे ज़्यादा मेरिट बनाता और गिराता है पेपर, उसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म। मैंने आपको पहले भी बताया था डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िएगा, वो अगर आप छोड़ेंगे तो फिर नाम मिलेगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी क्योंकि उसमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पूछे जाते हैं तो बच्चे उसको हिला नहीं पाते हैं। अब उनको आता है या नहीं आता है, कईयों ने तो ये भी कहा मुझसे कि मुझे आता है भैया कि मैं कर नहीं पाया उसको, उस समय टाइम कम था, टाइमर चल रहा था, सामने रिजल्ट था और कैलकुलेशन नहीं कर पाया, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, तमाम कारण है। तो कम से कम कोशिश ये कीजिएगा कि डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़िए। और अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का अगर कोई एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो उसमें तो मैथमेटिकल फिजिक्स की अगर आप बात करें तो उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स का ही पेपर पूरा डोमिनेट कर जाता है। सिर्फ मैथमेटिकल फिजिक्स को ही आप पूरा अच्छे से पढ़ के जाइएगा, उसमें मैथमेटिकल फिजिक्स के क्वेश्चन हायर लेवल के आते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पर भी आप मत सोचिएगा कि उसमें क्वेश्चन जो है वो इंटरमीडिएट लेवल के होंगे, उसमें क्वेश्चन बिल्कुल हाई लेवल के आते हैं। उसमें पिछले साल तक तो ये था कि बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब इस बार से क्या है वो आप देखिएगा क्योंकि इस बार CUT वगैरह लागू हो गया और आप देख रहे होंगे CUT वगैरह पेपर में भी मतलब काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़ रही है बच्चों को। एग्ज़ाम के रात में एक दिन पहले जस्ट मतलब जो है सेक्टर चेंज हो जा रहा है, तो ये आपको काम माइंड होकर के अपने आप को फोकस रहना पड़ेगा और ऐसी किसी भी सिचुएशंस में हड़बड़ाने की बजाय थोड़ा शांत रह के ये सोचिए कि हम क्या कर सकते हैं इससे। और एग्ज़ाम देने से पहले सुबह एक बार ज़रूर अपना जो है ध्यान से अपना एग्ज़ाम सेंटर वगैरह चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये प्रॉब्लम्स काफ़ी लोगों के साथ हैं। हालांकि मैं आपको बता दूँ आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको जो टीचर्स होंगे, आपका जो सेक्टर जो भी आपको दिखा होगा और आप चले गए हैं चेंज होने के बाद आपको पता नहीं कि चेंज हो गया, तो वहाँ पे जो आपका सेक्टर में जो टीचर्स होंगे, स्टाफ होंगे, वो आपको बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल आपसे दूर नहीं करेंगे। अब 2-4 एक लोकेशन को छोड़ दें तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर आप अगर किसी भी जाएंगे कहीं एग्ज़ाम देने सेंटर पर तो आपको कोऑपरेट बिल्कुल किया जाएगा। सब लोग आपको बिल्कुल गाइड करने के लिए ही है और कोई नहीं चाहता कि आप ऐसे देके बिल्कुल अपना पेपर छोड़ दें अपनी तैयारी करने के बाद। ये केवल थोड़ा सा जो चेंज आ रहे हैं इस समय, आप जानते हैं कि कोरोना की वजह से काफ़ी चेंज आ रहे हैं, नए पैटर्न लागू करना पड़ रहा है। अब तो हाइब्रिड मोड चलता है एजुकेशन, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को लेकर, तो चेंजेस आ रहे हैं तो आपको कोई ऑप्शन नहीं है आपको इसमें अडेप्ट करने का। और देखिए जब अनसर्टेनिटी इस तरह से आती है तो आप समझते हैं कि मतलब अस्थिरता का महत्व आप लोग फिजिक्स के स्टूडेंट हैं अच्छे से समझते हैं कि अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल है वो लागू हो जाता है। काफ़ी फिर प्रॉब्लम्स फेस करनी ही रहती है क्योंकि आपको कुछ पता नहीं रहता, इतना सब कुछ अनसर्टेन है कि आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मतलब क्या होगा। तो चलिए अब थोड़ा आगे बात करते हैं।
करूँगा, थोड़ा सा आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप कैसे कम वक्त में इसको अच्छे से जल्दी से निकाल सकते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से, कि आपका पहली लिस्ट में आपका अच्छी रैंक आ जाए और आपका इजी विन बेसिस हो जाए बिना किसी झिझक को टेंशन के। तो देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए कि आप एक फार्मूला कॉपी बनाइए। पहली बात तो ये कि आप फार्मूला कॉपी नहीं, फार्मूला रजिस्टर बनाइए, वो आपके आगे भी काम आएगा अगर आप कोई नेट वगैरह कोई एग्जाम देते हैं तो। अब फार्मूला रजिस्टर में आपको फार्मूले लिखने कैसे हैं, ऐसे मत लिखिएगा कि सिर्फ फार्मूला लिख लिए और आपको पता ही नहीं है कि आपको मतलब कौन सा फार्मूले में क्या डिनोट कर रहा है, क्या मतलब है उसका। ये फार्मूला आप अगर ऐसे लिखेंगे तो आप गड़बड़ा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पेपर में ज़्यादातर बच्चे यही करते हैं, क्वेश्चन कुछ पूछा जाता है, फार्मूला कोई लगाना होता है, फार्मूले बच्चे कोई लगा देता है, और फिर कहते हैं कि मेरा आंसर गलत है। तो आपको फार्मूले की कॉपी बनानी कैसे है? सबसे पहले आप जैसे गॉस की लॉ अगर मैं बात करूँ तो उसमें जैसे एप्लीकेशन है कई सारे, तो आप पहले वो एप्लीकेशन लिखिए, उसमें जो फार्मूला है वो लिखिए। अब उस फार्मूले में जो टर्म्स है उसके मीनिंग लिखिए। जैसे म्यू लिखा है तो म्यू को पेयर करके नीचे लिखिए, म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, म्यू आपका फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आप किसी भी फार्मूले को लिखिए, ब्रैकेट में बंद करिए और नीचे आप पेयर लिख करके या हेयर लिख करके उसके टर्म्स का मीनिंग लिखिए। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए, फिर आप उसका एक लाइन लिखिए कि ये फार्मूला किससे रिलेटेड है। फिर आप फार्मूला लिखिए, ब्रैकेट में बंद कीजिए, उस फार्मूले के टर्म्स को लिखिए पेयर करके, ये जो लेटर है ये डिनोट कर रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है। ऐसे अगर आप फार्मूले एक बार बना लेंगे तो आपको बहुत काम आने वाली है, न केवल पीजी एंट्रेंस एग्जाम में बल्कि आगे भी काम आएगा जिंदगी में। तो ये तरीका आपका सही तरीका है और यही बेसिक तरीका है, मुझे भी मेरे टीचर ने बताया, मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात अगर मैं बात करूँ तो रिलैक्स, डू नॉट पैनिक। एग्ज़ाम टाइम में देखो पढ़ते नहीं हैं और फिर एग्ज़ाम एक दिन पहले पैनिक करने से कुछ नहीं होता। आपके पास 10 दिन है, आप अपना टाइम निकालिए, आराम से लिखिए फार्मूले को, और ये बिल्कुल मत सोचिए कि फार्मूले लिखने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। फार्मूले लिखते लिखते में ही आपको जो फार्मूला दिमाग में रिवाइज हो रहा है उसके सिग्निफिकेंस को समझिए। उसके बाद आपके सामने कई सिचुएशंस आ सकती हैं कि भाई जैसे मैंने आपको बताया अभी कि सेंटर चेंज हो गया, आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने हैं, फीस जमा करनी है, फीस तो खैर अब जमा सब हो गई थी, एडमिट कार्ड डाउनलोड कराना है, प्रिंट करना है, चेक करना है, अपडेट, कई बार अपडेट्स के लिए आप यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पर जाते रहते हैं, आते रहते हैं, तो उसमें काफ़ी आपका हेडेक हो जाता है, टाइम वेस्ट होता रहता है, यहाँ तक कि फिर बोरिंग लगती है, मन भी नहीं लगता कुछ पढ़ने। तो इससे बचिए। टाइम कैसे मैनेज करिए, मान लीजिए टाइम सुबह दोपहर से आप एक कोई टाइम चुन लीजिए अपने हिसाब से, या आपको जो अच्छा लगे आप वो चुन लीजिए और उन्हीं टाइम पे जा करके चेक कर लीजिए। और फ़ोन को खासतौर से ऐसे समय पर जब आपका थोड़ा सा एंट्रेंस एग्जाम नज़दीक है, फ़ोन को अननेसेसरी कम चलाइए, आपका हेडेक बढ़ेगा, इससे आपका सर भारी नहीं होगा, आपका थोड़ा सा दिमाग रिलैक्स रहेगा। और अपने आप फॉर्मूले की कॉपी को रिवाइज करते रहिए मल्टीपल टाइम्स, थ्योरी को भी थोड़ा बहुत लिखते रहिए, फोकस प्रीवियस ईयर्स पेपर्स पर करिए, एमसीक्यूज पर करिए और आपका हो जाएगा। बी अलर्ट, थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आती रहती हैं, चेंजेस होते रहते हैं। आपको जैसे सिलेक्शन हो गया, किसी में रैंक लिस्ट आ गई, आपका नाम भी आ गया, सिलेक्शन भी हो गया, तो आपको पोर्टल खुल जाता है। जैसे ऑनलाइन आप तो ऑनलाइन सब होता है, तो उसमें आपका पोर्टल खुलता है। अब पोर्टल पर अगर आपने दिन के दिन या मतलब कुछ लिमिटेड टाइम में अगर आपने फीस जमा नहीं करी तो वो आपकी सीट जो है वो किसी और को ऑफर कर देते हैं। तो ये आपके लिए ऐसा कोई मतलब भगवान से दुआ करेंगे कि आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन इसके लिए आप बिल्कुल अलर्ट रहिए। इस समय आपको बिल्कुल अलर्ट रहना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले ही बोला फ़ोन कम से कम चलाइए ताकि आप थोड़ा अलर्ट रह सकें। उसके अलावा मैंने लिखा है फोकस ऑन द एमसीक्यूज कॉन्सेप्ट्स रादर देन डेरिवेशंस। बहुत से बच्चे ये गलती कर देते हैं कि वो डेरिवेशन में बच जाते हैं, डेरिवेशन के मैथमेटिकल स्टेप्स को जो है लर्न करना शुरू कर देते हैं। देखिए ये सब काम आपका सेमेस्टर एग्जाम का होता है। एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना है, फॉर्मूला देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, अप्लाई कीजिए, न्यूमेरिकल लगाइए, बस। इसके अलावा मेरा आप और कुछ मत कीजिए। इस समय डेरिवेशंस आपको समझना है तो आप बाद में समझिएगा, ये समय डेरिवेशंस को समझने का, प्रैक्टिस करने का नहीं है। तो जैसा कि मैंने लिखा है, सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एज मच एज यू कैन। जितना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लगा सकते हैं लगाइए। ज़्यादातर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही आते हैं,
और अगर मैं आपको एक रफली एक पैटर्न की बात करूँ तो 60-40 का आप मतलब मान लीजिए, मतलब ऐसा रेशियो रहता है कि 60% आपकी मतलब जो है न्यूमेरिकल रहता है, 40% आपकी थ्योरी रहती है। पहले 60% थ्योरी रहती थी, 40% न्यूमेरिकल रहते थे, लेकिन अब ट्रेंड चेंज हो रहा है और आप न्यूमेरिकल देखने में ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा फिर सेलेक्टेड स्टडी मटेरियल रखिए और उसी पर स्टिक करके उन्हीं को रिवाइज करते रहिए मल्टीपल टाइम्स। तो खैर आप अब कर ही नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हीं को आराम से धैर्यपूर्वक रिवाइज कीजिएगा और हड़बड़ाते हुए रिवाइज मत कीजिएगा, नहीं तो जो आप पढ़ रहे हैं भी आपको टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, आप उसको समझ भी नहीं पाएंगे। इसके अलावा में बी अवेयर ऑफ नेगेटिव मार्किंग। देखिए ये नेगेटिव मार्किंग काफ़ी क्रूशियल है, तो आप ये पता कर लीजिएगा कि कहाँ न्यूमेरिकल आपकी है नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग है तो आप बिल्कुल सावधानी रखिएगा, अननेसेसरी गोले मत भर के आइएगा, आपका बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। केवल जो आता है केवल आप वो सिलेक्शन करिएगा और उसी से आपका काम हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सॉल्व द डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। देखिए अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को अगर छोड़ देंगे तो ये आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आप थोड़ा सा उम्मीद छोड़ दीजिए। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फार्मूला कॉपी बनानी है सबसे पहले, उसको 2 बार रिवाइज करना है, उससे फिर बेस्ड क्वेश्चन लगाने हैं। और एक बार आपने कॉपी बना ली है अपनी, तो फिर आप उसको सुबह रिवाइज थोड़ा देख लीजिए, एक चैप्टर का, रात में एक चैप्टर दूसरा देख लीजिए। इस तरीके से आप उसको रिवाइज करते हैं। और रिविजन में भी सबसे पहले उन पेपर्स को फॉर्मूला रिवाइज कीजिए जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन पेपर्स पर आप थोड़ा ज़्यादा फोकस मान लीजिए। प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चन को बिल्कुल लगाइएगा। सॉल्व सम प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब सबसे पहला सवाल आता है कि ये सॉल्व प्रीवियस ईयर पेपर्स आप कहाँ से ढूंढेंगे। तो देखिए एक ऑफिशियल वेबसाइट है NTA की, आप NTA की वेबसाइट पर जाइए, आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वहाँ पे आपको सेक्शन मिल जाएगा, आप उसको ढूंढिए, उसको डाउनलोड कीजिए और फिर उसको थोड़ा सा लगाने की कोशिश कीजिए। या आप जो है अपने गूगल पर जाके सर्च मारिएगा प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ जिस भी यूनिवर्सिटी का आपको चुना हो, तो उसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उनको लगाइए। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें, पेड बैचेज लें तभी आपका कोई एंट्रेंस एग्जाम क्लियर होगा, ये कोई नेसेसरी नहीं है। मेरे नज़र में कई बच्चे हैं जिनका हुआ है आराम से, तो ये आप निकाल दीजिए और सेल्फ स्टडी से ही आपका होगा। कोचिंग वालों से आप टाइम भी देंगे, सिर्फ आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी कि हम पढ़ रहे हैं MSc का और तैयारी कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम की, बाकी उससे भरोसा नहीं है। आप अपना एनालिसिस कीजिए, अपनी स्ट्रेटेजी बनाइए, खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए, खुद क्वेश्चन को छाटिए कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, उन टॉपिक्स को फोकस करिए रादर देन क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो चेंज हो जाएंगे लेकिन टॉपिक वही भी रहेंगे। तो आप उन टॉपिक्स को जो है रिवाइज करने की कोशिश जरूर करिए और प्रीवियस ईयर पेपर्स को जो है प्रैक्टिस करिएगा। और प्रैक्टिस करते समय भी आप ये ध्यान दीजिएगा कि आप अपनी नेगेटिव मार्किंग पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, जो आते हैं वही कीजिए, अननेसेसरी गोली मत करिए। सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस को करिए ऑनलाइन मोड में जो आपको एकदम 100% आते हैं। फिर आप ये देखिएगा 1 मिनट का पॉज लेकर के अपने पास कि आपने कितने क्वेश्चन कर लिए। उसके बाद फिर जब इतना काम हो जाए, अब इसके बाद आपको पता है कि आपके पास अब कोई और ऑप्शन नहीं है, तो आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस उनको उठाइएगा जिसमें आपको सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि ये मैं कर सकता हूँ, उनको कीजिएगा। इसके बाद आप टाइम देखिएगा कितना टाइम है, अगर टाइम इससे बच जाता है तो फिर आप जो बिल्कुल आपको क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको सॉल्व कीजिएगा, उनको टिक मत कीजिएगा। और बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका आपको आंसर आ जाता है और आपको लगता है हाँ मैंने निकाल लिया इसका आंसर और ये सही है, तो आप उसको टिक कर दीजिएगा। उसमें ऑप्शन रहता है कि आप उसको करेक्ट करके दोबारा से ऑप्शन नहीं, आपने मतलब से आपने टिक नहीं किया उसमें, तो आप दोबारा से उसको जाके टिक कर सकते हैं अपने आंसर को और सेव कर सकते हैं। या अपने आंसर को जो आपने कहीं पर टिक किया है उसको चेंज करके सेव कर सकते हैं। सेव जरूर कीजिएगा, बहुत से बच्चे चेंज करते हैं, सेव नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। सिलेबस तो ध्यान दीजिएगा ही, सिलेबस के बिना आपको कुछ नहीं होता। और सिलेबस आप सबसे पहले ये सवाल पूछता है, बहुत लोग पूछते हैं सिलेबस कौन सा इस्तेमाल करेंगे। देखिए सिलेबस आप अपनी यूनिवर्सिटी का फॉलो कीजिए और ध्यान से सुनिए। 3rd ईयर का जो आपका सिलेबस है, यानी कि जो आपका जो BSc में जो आपका 3rd ईयर का सिलेबस होगा उसको
आप बिल्कुल बाई हार्ट पढ़िएगा। आप अगर अपनी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देंगे तो उसी थर्ड ईयर के पेपर से आपके सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे आपके। ट्रेंड जो रहता है वो ये रहता है कि जो थर्ड ईयर का जो है क्वेश्चन वो आपसे ज़्यादा पूछते हैं, फिर सेकेंड ईयर का थोड़ा सा पूछते हैं और फिर फर्स्ट ईयर का थोड़ा सा पूछते हैं। ये आपका एक पैटर्न रहता है जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ फॉलो करती है, क्योंकि थर्ड ईयर से ही आप अभी तुरंत पढ़ के निकले तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप थर्ड ईयर के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आप जल्दी से जल्दी फॉलो करके अच्छे से उसको निकाल सकते हैं। इसीलिए थर्ड ईयर के आप अगर ध्यान देंगे तो किसी भी यूनिवर्सिटी का थर्ड ईयर के जो पेपर्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़्यादा मिलते हैं। अब बात करें अगर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन की जो मैंने दी, देखिए अगर मैं आपको हमारे समय में देखिए COT सुन रहे थे लागू होगा लेकिन हुआ नहीं। NTA ने कराया था और NTA ने काफ़ी लेट रिजल्ट भी निकाले थे, काफ़ी पेशेंस रखना पड़ा था। कई जगहों पर ये प्रॉब्लम ये आई थी कि एक यूनिवर्सिटी में हो गया है लेकिन अच्छी यूनिवर्सिटी में जिसका हम इंतजार कर रहे थे उसमें अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो काफ़ी दिक्कतें आई थी वहाँ। सबसे पहले आप इम्पोर्टेंट टॉपिक सुन लीजिए, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आपके ऑप्टिक्स और होलोग्राफी से क्वेश्चंस काफ़ी आए थे। PHU में आपके मॉडर्न से और मैथमेटिकल्स में आपके डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन से काफ़ी आए थे। LU में आपको मॉडर्न से काफ़ी क्वेश्चंस आए थे, मॉडर्न फिजिक्स से। और इसके अलावा में DU में आपके काफ़ी मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो ज़्यादा पूछ सकते हैं, जो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ इसमें इस बार भी पूछ सकती है क्योंकि ये रिपीट कर देती है कई क्वेश्चन को। और अगर हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वांटम मैकेनिक्स, जिसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। फिर बात करते हैं मैथमेटिकल फिजिक्स की, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स, डायरेक्ट डेल्टा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिक्स की बात करें तो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनके फॉर्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो आपको लॉजिक गेट्स वगैरह देखना है, अच्छे से पूरा बना कर देखना है। न्यूमेरिकल्स इस पे आ जाते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल जो होते हैं। उसके अलावा में जो थ्योरी पूछी जाती है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है और इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। इसके अलावा मैं आपसे ये कहूँगा कि आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में आपका एंट्रेंस हो जाए उसमें आप तुरंत अपना काउंसलिंग करा करके ले लीजिए, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम इंतज़ार में मत रहिए, क्योंकि आपकी NTA जो रिज़ल्ट निकालती है वो बहुत देर से निकालती है। तो ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में अब ये वाली जो आपका एडमिशन हो रहा है वो भी आप छोड़ दें। अगर आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम कैसे होता है, पैटर्न क्या होता है, या वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कौन से पूछे जाते हैं जो रिपीटेड भी होते हैं कई बार एंट्रेंस एग्ज़ाम में, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, कुछ क्वेश्चन पूछना है, तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। इसके अलावा अगर कोई मुझसे इन्फॉर्मेशन मिस हो गई हो किसी प्रकार के रिस्क से रिलेटेड, तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।